पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ बेसिक संख्या ज्यामिति के कुछ बेसिक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिए थे, कुछ उसका बेसिक हिस्ट्री बताए थे। आज हम वहां से स्टार्टिंग करते हैं कि ज्यामिति से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो ज्यामिति हम कहां से पढ़ना स्टार्ट किए। जैसे पिछले वीडियो में हम नंबर सिस्टम के लिए आप लोगों को बताए थे, तो ज्यामिति में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ज्यामिति में अगर हमको जानना है, ज्यामिति में जैसे कि आपको बताए थे कि गणित के 3 भाग बताया गया था, जिसमें से एक को बोला गया था संख्या पद्धति और दूसरे को हमने बोला था ज्यामिति और तीसरे को हमने बोला था क्षेत्रमिति। तो संख्या पद्धति की शुरुआत करने के लिए वीडियो हम आप लोग ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। ज्यामिति का संक्षेप इतिहास हम आपको दे चुके हैं, लेकिन ज्यामिति का अगर हम मैथमेटिकल चीज पढ़ना कहां से शुरू करें तो हम आपको बताते हैं। हम लोग शुरू करेंगे बिंदु से। किस चीज से शुरू करेंगे? तो हम सबसे शुरू करेंगे बिंदु से। चलिए एक बताया जाए कि बिंदु क्या होता है। तो बिंदु के बारे में खास कर एक बात बताई जाती है कि बिंदु वो आकृति है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती नहीं है। अगर वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती ही नहीं है तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। पर जहां तक हम समझते हैं बिंदु के बारे में, मैं वहां से आपको बताना स्टार्ट करता हूं। बिंदु वह स्थान है जहां से किसी आकृति की शुरुआत होती है, जिसको संकेत से निरूपित किया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिंदु क्या है कि बिंदु वास्तव में वह स्थान है जहां से हम किसी आकृति की खींचने की शुरुआत करते हैं। और जाहिर सी बात है कि बिंदु और ये हमारा बिंदु संकेत है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो सकती है, लेकिन बिंदु का ये संकेत है, ये बिंदु का संकेत है। चलिए ठीक है, अब बिंदु तो समझ गए। और बिंदु के बारे में, बिंदु के बाद हम चलेंगे रेखा। तो बोला जाएगा कि बिंदुओं को क्रमशः सपाट रूप में मिलाने पर बनी आकृति को रेखा कहा जाता है। जैसे कि बिंदु से बिंदु 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 ऐसे होता जाएगा तो इधर होता जाएगा, इधर भी अनंत तक चला जाएगा और इधर भी अनंत तक चला जाएगा। इसको संकेत रूप में दिखाने के लिए इधर तीर का निशान और इधर भी तीर का निशान, कि इधर भी आगे तक जाएगा और इधर भी, तो कि तो डॉट डॉट अनंत तक सूचित करेगा या एरो का निशान बताएगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, और वो छोटा सा चर्चा ये है कि बिंदु वह स्थान है जहां से किसी चीज की शुरुआत करते हैं। तो जहां से हम शुरुआत करेंगे उसकी तो कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे भी होगी नहीं। इसका संकेत ये होता है, अब देखिए, अगर बिंदु दिखाई नहीं देता तो बिंदु से बनने वाली चीज कैसे दिखाई देगी? तो ये लाइन भी कभी भी दिखाई नहीं देती। ये लाइन का संकेत रूप में हम लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट चीज अगर हम मान के नहीं चलेंगे तो हम किसी भी चीज को बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक घर है, ये आपके पास मान लीजिए कि एक रस्सी है। तो आपके पास अगर एक रस्सी है 2 मीटर की मान लीजिए, तो एक ऐसा जगह होगा जहां से 1 मीटर इधर होगा और 1 मीटर इधर होगा। मैं आपको पॉइंट के बारे में समझा रहा हूं। अगर आप कहेंगे कि एक पॉइंट आप 1 मीटर इधर ले जाएंगे, 1 मीटर इधर ले जाएंगे, तो वो कौन सा जगह होगा जहां से आप उसको बांटेंगे? तो आप जहां से बांटेंगे तो 1 मीटर तो आप उधर लेके चले जाएंगे, 1 मीटर आप लेके उधर चले जाएंगे, लेकिन जहां पे एग्जैक्ट आपने उसको काटा, आपने एग्जैक्ट उसको आपने बांटा, हर बात समझ में, वो न उधर गया और वो न इधर गया, तो बीच में जो जगह सिंबॉलिक रूप में रह गया वही नाम है बिंदु, कि यहां से मैं काट दूंगा।
चलिए बिंदु को काटा गया। फिर अब एक चीज होता है कि लाइन कहां से किया जाएगा। अब जरा से देखिए लाइन क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास आजू बाजू में दो घर हैं, तो एक घर का आगे का फ्रंट इतना है और इधर का आगे का फ्रंट इतना है। जब बीच वाला देवाल ये वाला घर वाला व्यक्ति बनाएगा तो ये देवाल इसका देवाल और इसका देवाल सट जाएगा। तो बोला जाएगा कि बताइए कि ये कहां से आपका घर है। तो ये व्यक्ति कहेगा कि देखिए यहां से लेके हमारा है, यहां से लेके हमारा है। तो आप कहेंगे कि जब ये दोनों लाइन बांटना स्टार्ट करेंगे, ये टोटल लाइन बांटना स्टार्ट करेंगे, तो आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा। तो फिर बीच में बचेगा क्या? बीच में बचेगा कुछ नहीं। तो जहां पे वो चीज जो कुछ बच नहीं रहा है लेकिन वो बता रहा है कि यहीं से इधर आधा है और यहीं से इधर आधा है, तो वो खुद दिखाई नहीं दे रहा है, वही लाइन है जिसको संकेत रूप में हम ऐसे लाइन खींचते हैं। नहीं तो अगर हम बोल देंगे कि ये लाइन है तो लाइन की भी तो कुछ मोटाई हो जाएगी, तो बोलेगा कि इसमें भी आधा मेरा इधर है आधा मेरा इधर है। लाइन इसलिए खींचते हैं क्योंकि संकेत रूप में हम अगर नहीं मानेंगे तो फिर गणित की रचना नहीं हो पाएगी और हम आगे अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ये हो गया रेखा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। रेखा में से दो चीजें और प्राप्त होती हैं। एक होता है रेखा, रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे कहेंगे? वह रेखा जिसके दो अंत बिंदु हों, जिसके दो अंत बिंदु हों उसे क्या कहा जाता है? जिसके दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहा जाता है। या हम यह कह सकते हैं कि रेखा के टुकड़े को रेखाखंड कहा जाता है, यहां से यहां तक। तो लाइन में क्या है, यानी कि रेखा में क्या है कि ये अनंत तक जाएगा, रुकेगा नहीं। इसमें क्या कर रहा है कि यहां पर मान लिया गया कि ये पॉइंट और यहां से ये पॉइंट, ये यहां से इधर नहीं जाएगा और ये यहां से इधर नहीं जाएगा। मान लीजिए कि ए बी एक रेखाखंड है। चलिए अब एक बात बताते हैं, इसी में से एक निकल करके आता है जिसको हम लोग कहते हैं किरण। किरण क्या है? तो कहा जाएगा कि वह रेखा जिसका एक सिरा ही अनंत तक जाए, एक सिरा ही अनंत तक जाए, उसे क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। एक सिरा ही अनंत तक जाए मतलब कि दूसरा का सिरा फिक्स होगा, दूसरा का अनंत तक नहीं जाएगा। जैसे कि ये फिक्स हो गया और यही सिरा अनंत तक जाएगा, यानी कि इसका संकेत हो जाएगा ऐसे। देखिए इसको जानने पहचानने के लिए इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। रेखा क्या है? जिसकी दोनों सिराओं को अनंत तक बढ़ाया जा सके। रेखाखंड क्या है? जिसकी दोनों में से किसी भी सिराओं को अनंत तक न बढ़ाया जा सके, दोनों फिक्स हो। किरण किसे कहा जाता है? जिसकी एक सिरा फिक्स हो और एक सिरा को हम लोग क्या कर सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो पॉइंट से बना रेखा। अब रेखा से देखिए क्या क्या चीजें बनती हैं। रेखा से दो चीजें बनती हैं। चलिए रेखा से संबंधित बात बता देते हैं। तो चलिए ये तो हो गई सिंगल सिंगल रेखाएं। अब हम बताएंगे रेखाओं का युग्म। रेखाओं का, तो रेखाओं के युग्म में दो चीजें आती हैं। तो एक को कहा जाता है समांतर रेखाएं और एक को कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। आपको बताया जाएगा कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो कहा जाएगा रेखाओं का वह युग्म जिसको अनंत तक बढ़ाए जाने इसका अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी वह आपस में प्रतिच्छेद न करे, उसे क्या कहा जाता है? उसे समांतर रेखाएं कही जाती है। जैसे कि मान लिया जाए कि यह एक रेखा है AB और
न माना जाए। जैसे ये अनंत तक जा रहा है और ये भी अनंत तक जा रहा है, इसका एल नाम मान लीजिए और इसका एम, और ये दोनों सिराएं अनंत तक जाएगी, लेकिन ये कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। इसका एक परिभाषा भी दे सकते हैं कि जब दो समानांतर रेखाएं तभी कही जा सकती हैं जब उनके बीच की लंबवत दूरियां बराबर, कहीं पर भी नापते चले जाएंगे उनकी लंबवत दूरियां आपस में बराबर होगी। बस मतलब यह है कि आप उसको समझ लें। फिर उसके बाद क्या आती है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, जाहिर सी बात है कि इसके लिए हम लिखेंगे कि रेखाओं का वह युग्म जिसको अनंत तक बढ़ाने पर वह आपस में क्या करते हैं, वह आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि काटते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कही जाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कही जाती है। जैसे मान लिया जाए कि ये लाइन है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, इसका नाम है एल, थोड़ा सा इसको तिरछा कर देते हैं, और इसका नाम है एम। मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, तो आपस में ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा। इसका और वो भी परिभाषा लिया जा सकता है कि जिस दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरियां बराबर न हो, उसे क्या कहा जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। हाँ, इसी में एक और छोटी सी चीजें हो जाती हैं, नोट के तौर पर लिख सकते हैं। तिर्यक रेखा, जो कि 9th 10th के बच्चों के लिए जरूरी है। तिर्यक रेखा क्या होता है, वह रेखा जो रेखाओं के युग्मों को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कही जाती है। जैसे मैंने समानांतर और प्रतिच्छेदी का मैंने चर्चा नहीं किया, मैंने क्या बोला, रेखाओं का युग्म। देखिए, जब भी मैं बोल दूं रेखाओं का युग्म, तो समझ जाना कि उसमें समानांतर और प्रतिच्छेदी दोनों आ गया। तो देखिए, समानांतर रेखाएं क्या है, समानांतर रेखाएं वो जो अनंत तक भी नहीं मिलेंगी, प्रतिच्छेदी वो है जो एक बिंदु पर जाकर के मिल जाएंगी। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा कि रेखाओं का युग्म, मतलब दोनों आ गया, तो ये समानांतर हूं या प्रतिच्छेदी हूं जब इनको कोई तीसरी लाइनें क्रॉस करती हैं। मान लीजिए ये एल एम है और ये तीसरा का एन है, तो यहां पर जो एन दोनों को क्रॉस कर रही हैं, उस एन को हम लोग कहेंगे तिर्यक रेखा। तो अभी आपने बिंदु जाना, रेखा जाना, उससे रिलेटेड अपने जानकारी ली, रेखाओं का युग्म आपने जाना, और साथ में एक तिर्यक रेखा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके आगे। ये सब बिंदु से शुरुआत हुआ, जिस बिंदु को बहुत सारे लोग हल्के में लेके चलते हैं। देखिए, बिंदु से पूरा ब्रह्मांड निकल जाएगा इसी में से। चलिए ठीक है, अब मैं बताता हूं बिंदु से, खास करके हम आपको दो पार्ट में अब बिंदु को लेके चल के आपको बताएंगे। बिंदु को मैं दो रूप में आपको बताऊंगा, जिसका नाम बिंदु है। एक मैं बताऊंगा कोण के रूप में, और एक मैं बताऊंगा सतह के रूप में। और यही दोनों चीज मिल करके विभिन्न प्रकार के गणित में जो आकृति हम लोग पढ़ते हैं उसका निर्माण करेंगे। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग कोण समझेंगे कि कोण क्या होता है। कोण के भी बहुत सारे परिभाषा हो सकते हैं, पर आप समझ जाओ उतना काफी है। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर उत्पन्न झुकाव को कोण कहा जाता है। बस आप समझ लो इसको अलग रूपों में व्यक्त। दो रेखाएं हैं, इधर भी अनंत जग जाएगा, इधर भी जाएगा, और ये दोनों काट दी, तो बीच में ये जो झुकाव हो रहा है ना, ये जो झुकाव हो रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, कोण। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोण के प्रकार, तो कोण दो प्रकार के होते हैं। कोण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल कोण
और एक होता है घन या ठोस कोण। तो अभी हम लोग समतल कोण के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि समतल सतह पर जो कोण बनता है वो समतल कोण होता है। ठोस कोण का जिक्र हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो समतल कोण को हम लेके चलेंगे कि समतल सतह पर बने कोण को क्या बोलते हैं? समतल कोण। और समतल कोण का अब जरा सा हम लोग प्रकार लेके चलेंगे, समतल कोण का प्रकार लेके चलेंगे। और समतल कोण के प्रकार को मैं आपको ज्यादा टाइम न खींचते हुए मैं आपको एक लाइन के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं कि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, मैंने एक रेखा खींचा, मैंने एक लाइन खींचा, शुरुआत मैंने किया 0 डिग्री, फिर यहां पर मैंने लिखा 90 डिग्री, फिर यहां पर लिखा गया 180 डिग्री, और फिर यहां पर लिखा गया 360 डिग्री। क्योंकि एक समतल कोण पर सबसे कम 0 डिग्री और सबसे अधिक 360 डिग्री बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, जब हम अक्षों पर कोण का अध्ययन करेंगे तो कोण 0 से भी कम यानी कि माइनस में भी जाएगा और 360 से भी ऊपर कई हजार डिग्री कोण तक भी जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग समतल कोण तक बेसिक पढ़ लेते हैं। कोण का संकेत, कोण का जो संकेत है उसे हम थीटा के रूप में इंडिकेट करते हैं। जरा सा समझिएगा कि जो कोण 0 डिग्री के बराबर है हम उसे शून्य कोण कहते हैं। चलिए, शून्य कोण आपने सीखा कि जिस कोण का मान 0 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? शून्य कोण कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपकी जानकारी के लिए लिख देते हैं शून्य, यहीं पे लिख देते हैं शून्य कोण। शून्य कोण मतलब कि जब थीटा कितना डिग्री के बराबर हो? 0 डिग्री के बराबर हो। जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो तो हम लोग इसका नाम रख देते हैं समकोण। जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो तो हम लोग इसका क्या नाम रख देते हैं? समकोण। और जब थीटा 180 डिग्री का हो तो हम लोग इसे कहते हैं ऋजु कोण। जब थीटा 180 डिग्री का हो तो हम लोग कहते हैं इसे ऋजु कोण। और यही थीटा जब 360 डिग्री का हो तो हम इसे कहते हैं पूर्ण कोण, यानी कि थीटा जब क्या हो? 360 डिग्री का हो तब। अब चलिए, अब इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। 0 डिग्री शून्य कोण, 90 डिग्री समकोण, 180 डिग्री हो गया ऋजु कोण और 360 डिग्री हो गया पूर्ण कोण। अब जरा सा ध्यान से समझेंगे। बाकी क्या रहा कि अगर कोण 0 और 90 के बीच में है, यानी कि अगर थीटा 0 और 90 के बीच में है तो उसका नाम हो जाता है न्यून कोण। उसका नाम क्या हो जाता है? न्यून कोण। यानी कि ये जो थीटा होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा। परिभाषा भी समझते चलिएगा। चलिए, अब 0 से 90 के बीच में, यानी कि 0 से अगर 0.1 भी हो गया तो वो 0 से अधिक हो गया और 90 से कम होना चाहिए तो वो न्यून कोण होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 70 80 85 86 87 90 से 1 पॉइंट भी अगर कम होगा तो वो न्यून कोण होगा। चलिए, अगर 90 से अधिक है और 180 से कम है तो उसका नाम होता है अधिक कोण। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है अधिक कोण। यानी कि जिस थीटा का मान 90 से अधिक हो और 180 से कम हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अधिक कोण। जैसे में 90 से आप चले गए 91 और 91 से लेके 179 179 180 तक, यानी कि अगर 180 से पॉइंट भी कम है तो वो अधिक कोण के अंतर्गत आएगा। और जो कोण 180 से अधिक हो और 360 से कम हो तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण कोण। उसे हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? सॉरी गलती से हो गया। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। यानी कि जब कोण 180 डिग्री से अधिक हो थीटा और 360 डिग्री से कम हो। थोड़ा सा संक्षेप में इसको जरा सा ध्यान से समझ लीजिए। जिस कोण का मान 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहेंगे। जिस कोण का मान 0 से अधिक और 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहेंगे। जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण कहेंगे। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहेंगे। जिस कोण का मान 180 के बराबर हो उसे ऋजु कोण कहेंगे। जिस कोण का मान 180 से अधिक और 360 से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। और जिस कोण का मान 360 के बराबर हो उसे हम लोग
कोण कोण कहेंगे। जैसे रेखा पढ़ने के बाद रेखाओं का युग्म समझे थे, तो ये कोण आते हैं अकेले अकेले। अब मैं आपको बताता हूं कोणों का युग्म, जो खास करके आपके लिए जरूरी है। तो कोणों के युग्म में 3 चीजें आती हैं खास करके, जो बच्चों को जाननी चाहिए, आप लोगों को जाननी चाहिए, और हम शेयर कर भी रहे हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, दूसरका को हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण, और तीसरका को हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण। तीसरका को क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। ये वो कोण है, ये कोण के युग्म है, यानी कि ये जब भी आएंगे तब एक से अधिक आएंगे, एक से अधिक आएंगे, और ये सिंगल सिंगल आएंगे। तो चलिए हम लोग बोलेंगे कि पूरक कोण किसे कहा जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करें पूरक कोण। तो पूरक कोण के बारे में बता देते हैं। जब समीकरण भी बनाएंगे ना, तो ये सब लागू होगा। देखिए हम बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, टाइम बढ़ता चला जाएगा और आप बोर होते चले जाएंगे। और हम लोग यहाँ पर मुजरा करने के लिए तो आए नहीं है ना। आप भी क्या चाहते हैं कि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा बढ़िया चीज सीख सकें। तो जब सीखने के लिए बैठे हैं तो सिर्फ सीखिए, इसके बाद में आप इंटरेस्ट के चक्कर में मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मजाक किया जाए, इधर नौटंकी तो चल नहीं रहा है। पढ़ाई के लिए आप यहाँ पे आए हैं, आप पढ़ाई पे फोकस करिए। नहीं समझ में आ रहा, 2 बार वीडियो चला करके देख लीजिए, कोई बात नहीं है ना। नहीं तो आप फिर कमेंट में डाल दीजिएगा कि ये चीज हमको फिर से डिस्कस कर लीजिए, हम डिस्कस करके आपको बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझते हैं फिर से पूरक। देखिए जब कोई 2 कोण मिलकर एक समकोण बन जाए, तो वह दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ए है एक कोण, ए डिग्री, और बी डिग्री एक कोण है, और ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री बना रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये एक 20 डिग्री है, तो इसके लिए बी पूरक कोण है, तो पूरक कोण कितना डिग्री का होगा? 70 डिग्री। अगर मैं कहूं कि बताइए 1 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, आप उतना बताएंगे जितना मिल करके 90 हो जाए। तो 2 कोण जब मिल करके 90 हो जाए, यानी कि एक समकोण के बराबर हो जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैं बताता हूं कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो कहेंगे पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो 30 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? 60। सिंपल सी चीज है। 45 का 45, 80 का पूरक कोण 10 डिग्री। चलिए दूसरा का कोण पूरक समझ गए तो समपूरक भी समझ जाओगे। समपूरक कोण देखिए, जब कोई 2 कोण मिलकर के एक ऋजु कोण यानी कि 180 डिग्री हो जाए, तो वह दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। तो वह दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। जैसे कि ये 2 को हम मान लेते हैं कि जब ए डिग्री और बी डिग्री दोनों मिलकर के क्या हो जाए? 180। अब ये मत समझ लीजिए कि 2 से अधिक नहीं होगा, और ये सिंगल भी नहीं हो सकता है, ये भी जरा से याद रखिएगा। अगर मैं कहूं कि बताइए 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 20 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि 180 हो जाए? तो 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 20 डिग्री का पूरक कोण होगा 160। जरा सा ध्यान दीजिए, जब हम लोग समीकरण बनाएंगे तो इसका हम लोग भरपूर उपयोग करेंगे, और इसका ज्योमेट्री में भी तो उपयोग है ही। तो पूरक कोण जब 2 को मिलकर 90 हो जाए, और समपूरक कोण जब 2 को मिलकर के 180 हो जाए। एक एग्जांपल के तौर पर दोनों समझा देते हैं, जरा सा ध्यान रखिए। मैं एक कोण रखता हूं 50 डिग्री। 50 डिग्री का पूरक कितना होगा? तो पूरक मिलकर 90 होता है, ध्यान रखिए। तो 50 में क्या जोड़ेंगे कि 90 होगा? तो 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो 50 का पूरक कोण कितना होगा? 40। यहीं पर मैं पूछ लूं कि 50 का समपूरक कोण कितना होगा, तो 50 का समपूरक कोण होगा 130 डिग्री, क्योंकि वहां पर 180 होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको एक और समझाता हूं, जिसको कहा जाता है आसन्न कोण। आसन्न कोण ठीक है, आसन्न कोण में क्या है कि जिस 2 कोणों का
शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब ये दोनों में उभयनिष्ठ हो तो वह दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश करते हैं। चलिए यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर जगह नहीं है तो चलिए आसन कोण को हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। एक कोण है, यहां पे एक खींच रहे हैं और यहां से ये है, तो जब मैं कहता हूं कोण एक, यानी कि यहां से यहां तक एक कोण एक, तो यहां शीर्ष से स्टार्ट हो रहा है और मैं यहां से कर रहा हूं यहां तक। अब टोटल कोण दो, पहले एक था, यहां से यहां तक कोण एक और यहां से यहां तक कोण दो। आप जरा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला शीर्ष इस कोण में भी है और ये वाला शीर्ष इस कोण में भी है, तो शीर्ष हो गया उभयनिष्ठ। मान लिया जाए कि ये हो गया ए ओ बी सी, तो कोण जो ए ओ बी है इसका भी शीर्ष ए है और कोण ए ओ सी तो ए ओ बी में और ए ओ सी में एक दोनों में शीर्ष है और ए ओ जो भुजा है वो दोनों में भी है, ए ओ बी और ए ओ सी। तो ये जो कोण ए ओ बी ए ओ सी है यानी कि कोण एक और कोण दो, ये दोनों कौन से कोण कहे जाएंगे? आसन कोण कहे जाएंगे। और आसन कोण हमेशा बराबर हो कोई जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहां तक बात रही कोणों की। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही हट जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि बिंदु से दो दुनिया निकली, एक कोण की और एक सतह की। तो कोण तो है ही, सतह में भी कोण बनेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें अब समय के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें क्या है? अब इसमें है ये कि सतह क्या है। सतह बिंदु से रेखा तक हम लोगों ने सफर किया। अब रेखा से देखिए सतह कैसे बनते हैं। सतह जब बिंदुओं को सपाट रूप में मिलाया जाता था ऐसे करके तो रेखा बनता था। सतह कैसे बनते हैं? जब रेखाओं को लगातार सपाट रूप में मिलाया जाता है तो बनी आकृति सतह कहलाती। तो बनी आकृति सतह कहलाती है। जैसे कि एक लाइन, दो लाइन, 3, 4, 5, 6, 7 तक अनगिनत लाइनें जब बनेंगी ना तो यहां पर किस चीज का निर्माण हो जाएगा? एक सतह मीन्स एक तल का निर्माण होगा। किस चीज का निर्माण होगा? एक तल का निर्माण होगा। यहां से एक ऐसी आकृति बन जाती है। तो ये किस चीज से बना? ये चीज बना बिंदु से। तो बिंदु से रेखा बना, जिसको लोग कहते हैं कि लंबाई होती है चौड़ाई नहीं। इसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। लेकिन सतह ऐसी चीज होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। लेकिन जब, अब जरा सा ध्यान दीजिए, जब सतह के ऊपर जब हम चीजें रखते चले जाएंगे, बिल्कुल रोटी की तरह रखते चले जाएंगे, तो उस सतह की लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और उसकी ऊंचाई भी होगी। ऐसी बनती है आकृतियां, ऐसे बनती है आकृतियां। तो चलिए सतह कैसे बना? बिंदु से रेखा बना, रेखा से सतह बना। यानी कि विभिन्न प्रकार की आकृतियां बननी प्रारंभ होगी। यहीं से विभिन्न प्रकार की आकृतियां क्या होंगी? बननी प्रारंभ होंगी। मैं आपको एक संक्षेप में बताना चाहता हूं कि आखिर हम लोग जितना 9, 10 तक आकृति पढ़ने वाले हैं वो आकृतियां कैसे निर्मित होती हैं मैं आपको बताता हूं। चलिए ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे। यहां पर हम एक चीज रख रहे हैं, आकृति। मैं बोल दे रहा हूं कि दुनिया की कोई भी चीज जैसी हमें दिखाई पड़ती है
वही उस चीज की, वही उस चीज की आकृति आकृति कही जाती है। जैसा मैं दिखाई दे रहा हूं वही मेरी आकृति है, जैसा आप दिखाई दे रहे हैं वैसी आपकी आकृति है। दुनिया की जो कोई भी चीज आपको जैसी दिखाई दे रही है वही उसकी आकृति है। मैं आपको आकृति का प्रकार बांट के मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। अब फिर इन आकृतियों का चर्चा चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग हिसाब से करते रहेंगे। आकृतियां जो होती हैं, मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से बता देता हूं कि आकृतियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अनिश्चित आकृति, अनिश्चित आकृति गणित के हिसाब से, और एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं निश्चित आकृति। अब आप कहेंगे सर आकृति का परिभाषा तो हो गया, जरा सा ध्यान रखिए कि अनिश्चित आकृति क्या है, निश्चित आकृति क्या है। मैं दो दो गुण दोनों के चर्चा कर दे रहा हूं, आप क्लियर कर लेंगे। देखिए, अनिश्चित आकृति का कोई अपना एक स्पेशल नाम नहीं होता, और नाम नहीं होता और इस पर कोई गणितीय नियम कार्य नहीं करते हैं। जैसे मैं ऐसे ऐसे करके कोई आकृति खींच लूं, मैं बोलूं बताइए इसका क्या नाम है, आप कहेंगे इसका क्या नाम रखे हैं, नाम नहीं है इसका कुछ, तो इस पर गणित का कोई नियम कार्य नहीं करेगा। अलग अलग सब्जेक्टों में इस पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पर गणित के नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन निश्चित आकृति में क्या होता है, उसका अपना एक प्रॉपर नाम होता है, और जब नाम होता है तो उस पर गणितीय नियम कार्य करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं उसको ऐसे खींच दूं, अब बोलेंगे ये तो त्रिभुज है, अच्छा इसका तो नाम आप जानते हैं। अगर मैं ऐसे खींच दूं तो आप कहेंगे ये तो चतुर्भुज है, ऐसे मैं खींच दूं तो आप कहेंगे ये तो वृत्त है। नाना प्रकार के इसका नाम है, यानी कि इस पर गणित के नियम भी कार्य होते हैं, इसीलिए इसकी आकृति को निश्चित आकृति कहते हैं। चलिए जानकारी में थोड़ी सी वृद्धि करते हैं। ये जो निश्चित आकृति होती है ये भी दो प्रकार की होती है। निश्चित आकृति कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। निश्चित आकृति एक होती है द्विविमीय आकृति। क्या होती है, द्विविमीय आकृति, और एक होता है त्रिविमीय आकृति। एक द्विविमीय आकृति और एक त्रिविमीय आकृति। अब समझेंगे द्विविमीय आकृति क्या है। मैं आपको सबसे पहले साइड में एक चीज लिख रहा हूं, बीमा। बीमा के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। इसी चौड़ाई को कहीं कहीं लोग मोटाई भी कहते हैं। और एक होता है ऊंचाई। अगर आप नीचे से देख रहे हैं ऊपर तो ऊंचाई है, अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो नीचाई मत कह देना, उसको कहा जाता है गहराई। जरा सा ध्यान दीजिए, अगर इस बीमा में से, अगर इस तीन में से अगर कोई दो है तो इसको हम कहेंगे द्विविमीय आकृति। तो जिस आकृति में दो बीमाएं उपस्थित हो वो द्विविमीय आकृति, और जिसमें तीनों की तीनों बीमाएं उपस्थित हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग नामों से ही सही, पर तीनों उपस्थित हो तो यह त्रिविमीय आकृति कही जाएंगी। मैं आपको जैसे में बता देता हूं, मैं आपको जैसे में बता देता हूं। जैसे एक आकृति है जिसको कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज एक द्विविमीय आकृति है। जब मैं कहूंगा ऐसे तो इसका नाम है चतुर्भुज, तो यह एक द्विविमीय आकृति है। और जब मैं कहूंगा वृत्त तो यह भी एक द्विविमीय। तो द्विविमीय आकृति में तीन गो आते हैं। अगर आपको और डॉट डॉट आते होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए त्रिविमीय आकृति में क्या होते हैं। त्रिविमीय आकृति में जो आप पढ़ते हो, मैं फोटो के माध्यम से आपको बता देता हूं। त्रिविमीय आकृति तो समतल पर नहीं खींची जा सकती, पर कलाकारी के माध्यम से दिखाई जा सकती है ना। तो इसको हम कहते हैं, लीडो छाका में गोटी के जैसा है, हम लोग इसको कहते हैं घन। इसको कहते हैं घन। फिर एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं घनाभ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं घनाभ। घनाभ के बाद आता है जोकर की टोपी की तरह, तो ये हो गया घन। घनाभ के बाद हो गया, ये हो गया शंकु। शंकु के बाद आता है, शंकु के बाद आता है बल्टी की तरह, डिब्बा की तरह, जिसको हम लोग कहते हैं बेलन। बेलन के बाद आता है जिसको हम कहते हैं
बिल्कुल फुटबॉल की तरह, जिसको कहा जाता है गोला। तो ये 9th तक ये पढ़ने होते हैं, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला। लेकिन 10th में एक नई चीजें जुड़ी आती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो शंकु है, जी नहीं, और यहाँ का इसका पीछे वाला भाग हम काट के यहाँ पर भी एक सतह वृत्त का लगा देंगे। इसको कहते हैं शंकु का छिन्नक। इसे क्या कहते हैं? शंकु का छिन्नक। अब जरा सा देखिए, आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा कि आपके चैप्टर के सिलेबस के माध्यम से द्विविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति का जो मैंने परिचय देना था मैंने दे दिया। चैप्टर के हिसाब से त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और सभी आकृतियों का मैं अपना एक स्पेशल पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा, जो कि आपके गणित को बनाने में आसान करेगा। अब हम आपके चैप्टर के माध्यम से इन सारी चीजों में मिलेंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम सिंगल वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी तक का समय आपको बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग लगातार इसका प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।